चार्ल्स लॉ की तरफ। हाँ जी, चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ ने रिलेशनशिप स्टडी किया था बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट का वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास कंटेनर में वॉल्यूम है, कंटेनर में गैस है जिसका मूवेबल पिस्टन है, और इसको हम टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं T1, और यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है वो है V1। सपोज जो इसका वॉल्यूम है वो हमारे पास है, कोई भी वैल्यू मैं ले रहा हूँ। सपोज जो इसका वॉल्यूम है वो है 546 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने जो है टेम्परेचर इंक्रीज किया, नया टेम्परेचर दे दिया T2 जो है वो हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। पहले सपोज पहला जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है। हमने इसका जो टेम्परेचर है वो डबल कर दिया, हमने इसका टेम्परेचर कर दिया 546 केल्विन। तो इसका जो नया वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। तो वॉल्यूम का डबल क्या हो जाएगा? 546 का डबल क्या हो जाएगा? 6 6 12 1092 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसकी अभी हम बात करते हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इस दौरान आपने प्रेशर कांस्टेंट रखना है, यानी कि प्रेशर चेंज नहीं होने देना और नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं होने देने। अब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्यों ज़्यादा होता है और टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम क्यों होता है? जी बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम ज़्यादा क्यों होता है और टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम क्यों होता है? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनमें कोलियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। तो जब कोलियन ज़्यादा होंगी तो वो उनका जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जब वो प्रेशर अप्लाई करेंगे मूवेबल पिस्टन पे तो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, दैट्स वाई उनका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी, उनमें कोलियंस कम होंगी, वो एक दूसरे के करीब आएंगे और वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करके हम इक्वल्स और कांस्टेंट लेके आएंगे। तो v इज इक्वल्स टू के टी, और t इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ की एक दूसरी स्टेटमेंट होगी कि v ओवर t इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। v over t is always a constant quantity। तो लेट्स से यहाँ पर मेरे पास v1 और t1 की मैंने रेशियो निकालनी है। तो v1 कितना है मेरे पास? 546, और t1 कितना है? 273, और v2 है मेरे पास 1092, और t2 कितना है मेरे पास? t2 है मेरे पास 546। अच्छा, इसका भी आंसर 2 आता है और इसका भी आंसर 2 आता है, इन दोनों का आंसर 2 है। तो v1 ओवर t1 इज इक्वल्स टू v2 ओवर t2। तो इसमें भी आप कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, आपको बाकी वैल्यूज आपको पता होंगी तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास है चार्ल्स लॉ। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। अब टेम्परेचर को मेजर करने के हमारे पास 3 स्केल हैं, एक सेंटीग्रेड स्केल है, एक केल्विन स्केल है और एक फ़ारेनहाइट स्केल है। अब आया ये जो चार्ल्स लॉ है ये एप्लीकेबल है सेंटीग्रेड स्केल में या केल्विन स्केल में या फ़ारेनहाइट स्केल में? तो एक तो हम ये बात प्रूव करेंगे कि चार्ल्स लॉ कब कब एप्लीकेबल होगा, यानी कि आप टेम्परेचर केल्विन में लोगे तो ये आंसर ठीक आएगा, या आप टेम्परेचर सेंटीग्रेड में लोगे तो ये प्रूव होगा, या टेम्परेचर आप फ़ारेनहाइट में लोगे तो ये v1 ओवर t1 इक्वल होगा v2 ओवर t2 के। एक ये क्वेश्चन। दूसरा ये क्वेश्चन है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो अगर आप टेम्परेचर कम करते जाओगे
तो वॉल्यूम कम होता जाएगा और अल्टीमेट एक टेम्परेचर आएगा जब उस गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हम किसी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो कर सकते हैं? तो उसके लिए पहले ज़रा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को समझ लो। ये हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं वो केल्विन में ले रहे हैं, तो ये हमारे पास 0 केल्विन है। तो जब आप टेम्परेचर 0 केल्विन में लोगे तो आपके पास यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और यहाँ पर जो ग्राफ है वो 0 केल्विन से यानी कि ओरिजिन से पास करेगा। ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि ये 0 केल्विन है। वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब एक गैस का वॉल्यूम कब जीरो हो रहा है? 0 केल्विन पे। एक गैस का वॉल्यूम किस टेम्परेचर पे जीरो हो रहा है? 0 केल्विन पे। अच्छा, अब मैंने ग्राफ ले लिया, अब मैंने टेम्परेचर ले लिया, इस ग्राफ में मैंने टेम्परेचर ले लिया सेंटीग्रेड में। इस ग्राफ में मैंने टेम्परेचर किस में लिया है? सेंटीग्रेड में। अच्छा, तो ये जो 0 केल्विन होता है, आपको पता है ना टेम्परेचर का जो डिफरेंट स्केल होता है, सेंटीग्रेड से केल्विन में आने के लिए हम 273 ऐड करते हैं। सेंटीग्रेड से केल्विन में आने के लिए हम 273 ऐड करते हैं। और इसका उल्ट क्या होगा? केल्विन से अगर आपने सेंटीग्रेड में आना है तो क्या करोगे? तो केल्विन में से आप 273 माइनस करोगे तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये 0 केल्विन से आपने आना है सेंटीग्रेड में, तो यहाँ पर मैं 0 पुट करूँगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 0 माइनस 273। तो डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू माइनस 273। इसका मतलब है जब आप सेंटीग्रेड में लोगे तो फिर वॉल्यूम कब ज़ीरो होगा? फिर वॉल्यूम कब ज़ीरो होगा? जब आपने टेम्परेचर लिया हो डिग्री सेंटीग्रेड में, तो फिर वॉल्यूम कब ज़ीरो होगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका मतलब है अब जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, तो अब आपको ओरिजिन से पीछे जाना होगा। ये ओरिजिन है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। तो लिहाजा अब वो जो ग्राफ है वो इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पास नहीं करेगा, क्योंकि अब वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़ीरो नहीं होगा। अब वॉल्यूम किस पे ज़ीरो होगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और पर्टिकुलरली हम इसको कहते हैं -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो अब अगर आप इस ग्राफ को बैकवर्ड लेके जाओगे तो एक गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होता है सेंटीग्रेड स्केल में किस टेम्परेचर पे? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे या -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अब दो क्वेश्चंस अराइज हो गए कि एक तो चार्ल्स लॉ जो है वो किस स्केल में एप्लीकेबल होता है, सेंटीग्रेड में या केल्विन में या फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट तो हम बिल्कुल भी नहीं लेते, क्योंकि फ़ारेनहाइट जो है उसमें तमाम डिवीजन्स इक्वल नहीं है। सेंटीग्रेड में भी 100 डिवीजन्स हैं, केल्विन में भी 100 डिवीजन है। सेंटीग्रेड स्टार्ट होता है 0 से 100 तक, केल्विन होता है 273 से 373 तक, जबकि जो है ना फ़ारेनहाइट वो 32 से 212 तक होता है। तो उसमें टोटल 180 डिवीजन्स हैं। तो फ़ारेनहाइट को तो हम बिल्कुल निकाल देते हैं। लेकिन तो अब हम देखेंगे कि आया चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है केल्विन में या सेंटीग्रेड में। तो उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट समझनी है। और दूसरा मैंने क्या कहा? दूसरा हमने ये समझना है कि क्या एक गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो सकता है। तो इन दो बातों को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो है उसको समझना है। चार्ल्स लॉ की एक और स्टेटमेंट है हमारे पास, वो क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1 by 273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature respectively। इस स्टेटमेंट को मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, लेट से मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम है उसको मैं कह रहा हूँ V0। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो मेरे पास वॉल्यूम है किसी भी गैस का, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है उसको हम ओरिजिनल वॉल्यूम कह रहे हैं, दैट इज V0। और मेरे पास उस गैस का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो है 546 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं इसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज ले आऊं, मतलब अभी मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है,
तो अगर मैं इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाऊं या -1 पे ले जाऊं, तो मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज लेके आऊंगा। तो जब भी आप टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज लेके आओगे, तो फिर वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? फिर वॉल्यूम में चेंज आएगा, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 546, उसका 1/273 चेंज आएगा। तो 546 को अगर मैं 273 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आता है 2। तो इसका मतलब है कितना चेंज आएगा? 2 यूनिट्स का चेंज आएगा। तो 546, देन 546 over 273 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब भी आप एक गैस के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज लेके आओगे, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? 2 यूनिट्स का चेंज आएगा। अगर आप उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो उसमें जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? उसमें आप 2 ऐड कर दोगे। यानी कि अगर मैं इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है 546, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो जाएगा? इसमें मैं 2 ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 548। इसी तरह अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा -1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं इसमें से 2 माइनस कर दूंगा, तो ये 544 हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट देयर विल बी ए 2 सेंटीमीटर क्यूब चेंज इन वॉल्यूम फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर। जब भी आप टेम्परेचर के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज लेके आओगे, तो वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आएगा? 2 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज आएगा। ये आपके पास कैसे पता चला? ये आपके पास चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है कि कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? 546, उसका आपने 1/273 ले लिया, और वो कितना आया? 2। तो उसमें 2 यूनिट्स का चेंज आएगा जब भी आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज लेके आओगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक टेबल भी है, तो हम ये डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं। तो लेट से मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, मैं टेम्परेचर सेंटीग्रेड में ले रहा हूँ और टेम्परेचर मैं केल्विन में ले रहा हूँ। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम है वो कितना है? 546 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, तो फिर वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? 2 यूनिट्स का चेंज आएगा। यानी कि मैं 546 में 2 ऐड कर दूंगा, तो ये 548 हो जाएगा। और इधर से केल्विन में कितना चेंज लेके आए हैं, उसमें भी हम 1 केल्विन का चेंज लेके आए हैं। और अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर दूंगा, यानी कि -1 डिग्री सेंटीग्रेड करूंगा, तो इसमें 2 यूनिट्स का चेंज आएगा, यानी कि 2 यूनिट्स कम हो जाएंगे। ये 544 हो जाएगा और ये 272 होगा। अच्छा, और अगर मैं टेम्परेचर में 10 यूनिट्स का चेंज लेके आऊं, तो वॉल्यूम में 20 यूनिट्स का चेंज आएगा। तो ये 546 से ये हो जाएगा 566, 546 से ये क्या हो जाएगा? 566, और ये टेम्परेचर केल्विन में होगा 283। और अगर मैं 100 यूनिट्स का चेंज लेके आऊं, मतलब मैं 0 से ले जाऊं 100 पे, तो टेम्परेचर में मैं अगर 100 यूनिट्स का चेंज लेके आऊंगा, तो वॉल्यूम में 200 यूनिट्स का चेंज आएगा। यानी कि ये हो जाएगा 746, और ये केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा? 373 केल्विन। अब पहले आप चार्ल्स लॉ को देखो सेंटीग्रेड में, कि आया चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है सेंटीग्रेड में। अच्छा, मैं जो V1 ले रहा हूँ, ये मेरे पास V1 है और ये मेरे पास V2 है। अच्छा, V1 कितना है? नहीं, इसको नहीं V1 ले रहा मैं, ये 10 वाले को ले रहा हूँ। ये मेरे पास V1 है और ये मेरे पास V2 है। V1 कितना है मेरे पास? 566, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना है? 10 इज इक्वल्स टू V2 में ले रहा हूँ 746 को, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कितना है? 100। अच्छा, इसका आंसर आ रहा है 56.6 और इसका आंसर आ रहा है 7.46। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नो। तो चार्ल्स लॉ सेंटीग्रेड में जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब वॉल्यूम की वैल्यू मैं वही रखूंगा, सिर्फ टेम्परेचर को मैंने केल्विन में ले लेना है। तो वॉल्यूम
V1 क्या था 566, तो 566 पे टेम्परेचर केल्विन में कितना है 283 इज इक्वल्स टू V2 वही है 746, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो है वो केल्विन में कितना है 373। तो इसका भी आंसर 2 आ रहा है और इसका भी आंसर 2 आ रहा है। तो चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर केल्विन स्केल। तो जब भी आप टेम्परेचर केल्विन में लेते हो तो उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो लिहाजा इसलिए वहां पर हमने एब्सोल्यूट का वर्ड इस्तेमाल किया है, यानी कि चार्ल्स लॉ में जो आपने टेम्परेचर लेना है वो आपने केल्विन में लेना है। ठीक है, जब भी आप टेम्परेचर केल्विन स्केल में लोगे तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। तो चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है केल्विन स्केल के लिए। अब हम आ जाते हैं कि क्या किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है। तो अब हम चल रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो की तरफ। जी, तो अभी जो हमने बात की थी कि यहाँ पर इस गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो गया 0 केल्विन पे, और यहाँ पर इस गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो गया -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये जो टेम्परेचर है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? और ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, क्योंकि ये टेम्परेचर हम कभी भी अचीव नहीं कर पाते किसी भी। क्या ये पॉसिबल है कि एक गैस हो लेकिन उसका वॉल्यूम ज़ीरो हो? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो हम उसको कूल कर रहे हैं। अच्छा, जब हम उसको कूल कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा, वो गैस क्या हो जाएगी, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले ही वो गैस लिक्विफाई हो जाती है। तो इसका मतलब है कि एक एक गैस का वॉल्यूम आप जीरो नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, ये एक ख्याली टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट जीरो एक ख्याली टेम्परेचर है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। और इसके साथ साथ और क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाती है, यानी कि ये इतना कम टेम्परेचर है, मॉलिक्यूलर मोशन वुड सीज। तो इसमें जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो सीज हो जाती है, यानी कि जो 0 केल्विन है वो इतना कम टेम्परेचर है कि वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव ही नहीं करते। यानी कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो मूव ही नहीं कर सकते, उनकी मोशन जो है वो सीज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और ये वो टेम्परेचर है जिस पर वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाता है, वॉल्यूम बिकम ज़ीरो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको हाइपोथेटिकल टेम्परेचर कहते हैं। वॉल्यूम बिकम ज़ीरो थ्योरेटिकली, यानी कि वॉल्यूम सिर्फ थ्योरेटिकली ज़ीरो होता है, एक्चुअली नहीं होता। प्रैक्टिकली वो ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि उस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले ही वो गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है। तो वॉल्यूम जो है वो थ्योरेटिकली ज़ीरो हो जाता है। अच्छा, तो अगर मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो रही है, तो अगर मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो रही है इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो रही है। तो लिहाजा इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट ज़ीरो, इट इज़ अनअटेनेबल। इसको हम अटेन ही नहीं कर पाते। इट इज़ अनअटेनेबल एंड हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये अनअटेनेबल है, यानी कि हम इसको अटेन नहीं कर सकते, इसको अचीव नहीं कर सकते। आपको पता है कि कम से कम टेम्परेचर हमने कितना अचीव किया है अभी तक? अभी तक हमने जो कम से कम टेम्परेचर अचीव किया है
मिनिमम टेम्परेचर जो अब तक अचीव किया है वो कितना है? अब तक जो कम से कम टेम्परेचर अचीव किया है ना वो है 10⁻⁻⁶ केल्विन, यानी कि ये 0.00000001 केल्विन है, यानी कि 0 केल्विन तक नहीं पहुंचे। तो अब तक जो सबसे कम टेम्परेचर अचीव किया है साइंटिस्ट ने वो 10⁻⁶ केल्विन है। तो ये एक अनअटेनेबल टेम्परेचर है, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। और गैसेस जो हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं, गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। गैसेस जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं बिफोर दिस टेम्परेचर। और इसकी वैल्यू कितनी है? केल्विन में तो हमने बात कर ली और सेंटीग्रेड में भी हमने बात की। इट्स वैल्यू इज, और ये एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? केल्विन में ये 0 केल्विन होता है, सेंटीग्रेड में ये -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फ़ारेनहाइट में भी आपको इसकी वैल्यू आनी चाहिए -459.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या ओनली -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो तीनों स्केल्स में आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है जी एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो यहाँ पर वाटर केल्विन में हमारे पास जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन है। ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 273 केल्विन। तो ये जो 0 केल्विन है ये हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो है। ठीक है, और जबकि सेंटीग्रेड में हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, और -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है। और फ़ारेनहाइट में जो हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है वो -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, अब कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टिप्स एंड ट्रिक्स। अच्छा, लेट्स से मेरे पास प्रेशर था जी 1 atm, तो मैंने प्रेशर जो है वो 1 atm से 2 atm कर दिया। मैंने प्रेशर 1 atm से 2 atm कर दिया, तो क्या मैंने प्रेशर को डबल किया? यस, मैंने प्रेशर को डबल किया, तो यहां पर प्रेशर इज डबल्ड। अच्छा, फिर मेरे पास टेम्परेचर है 10 केल्विन, तो मैंने टेम्परेचर जो है वो 10 केल्विन से 20 केल्विन कर दिया, तो क्या मैंने टेम्परेचर डबल किया? यस, मैंने टेम्परेचर डबल किया, टेम्परेचर इज डबल्ड। अच्छा, अब मेरे पास जो टेम्परेचर है ना वो सेंटीग्रेड में है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो क्या अब मैंने टेम्परेचर डबल किया? जरा सोच के बताना, क्या अब मैंने टेम्परेचर डबल किया? जरा देखो, सेंटीग्रेड क्योंकि चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है केल्विन के लिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कितना होगा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में होगा 283 केल्विन, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कितना होगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में होगा 293 केल्विन। तो क्या 283 से 293 पे जाना ये डबल हुआ? 283 केल्विन से 293 केल्विन पे गए, तो क्या ये टेम्परेचर डबल हुआ? नो। तो इस केस में टेम्परेचर इज नॉट डबल्ड। तो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, ये आपने याद रखना है, और ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल भी है। अच्छा, मेरे पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम है V1। तो V1 जो है उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस
और ये जो वॉल्यूम है ये हमने लिया हुआ है 1 atm पे और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, जबकि मैंने जो V2 है, V2 वॉल्यूम लिया, V2 वॉल्यूम है गैस का 2 atm पे और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से V2 V1 से बड़ा है या V2 V1 से कम है या V2 V1 के बराबर है? कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहला जो वॉल्यूम है वो 1 atm और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और जो दूसरा वॉल्यूम है वो 2 atm और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो बताओ V2 V1 से बड़ा है या V2 V1 से कम है या V2 V1 के बराबर है? अच्छा, जरा देखो, जब आप V1 से V2 पे आए हो तो आपने 1 atm से 2 atm किया, यानी कि प्रेशर को आपने डबल कर दिया। प्रेशर आपने क्या कर दिया? डबल किया। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है? प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है ना। अच्छा, और अगर आप टेम्परेचर को देखो तो टेम्परेचर आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो अभी मैंने आपको बताया जब आप 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आओगे तो ये टेम्परेचर डबल नहीं हुआ, तो यहाँ पर टेम्परेचर तो डबल नहीं हुआ। अच्छा, टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर को आपने डबल नहीं किया। इतना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज तो आया है, टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो है लेकिन डबल नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आपने प्रेशर को डबल कर दिया, तो टेम्परेचर में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया लेकिन प्रेशर को आपने डबल कर दिया। तो चूंकि प्रेशर वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो लिहाजा जब आपने प्रेशर को डबल किया तो वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। तो लिहाजा जो V2 है वो V1 से कम होगा। सो द राइट आंसर इज दिस, V2 V1 से कम है। बाकी ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये गलत है। ठीक है, ये बात बड़ी अहम थी।